हेलो बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा हिंदी व्याकरण का। ठीक है, ये जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था वर्ण विचार। वर्ण विचार का आज जो क्लास होगा आपका लास्ट क्लास होगा। ठीक है, इसके बाद आपका वर्ण कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम चल रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद, जिसमें हम लोग दो पढ़ चुके थे। एक का नाम था कंठ वर्ण और दूसरा का नाम था तालव्य वर्ण। कंठ वर्ण में क्या था कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है, उसे हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। और तालव्य वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण तालु से हो रहा था उसे हम लोग तालव्य वर्ण। आज हम लोग देखेंगे मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण क्या होता है वो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हेडिंग देंगे तीसरा, मूर्धन्य वर्ण। अब देखिए मूर्धन्य वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे हम लोग बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका परिभाषा होगा कि जिस वर्ण का उच्चारण उच्चारण मूर्धा से होता है उसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो ध्यान देना होगा कि जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण हम कहते हैं। तो ये मूर्धा तालु के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे मूर्धा बोलते हैं। तो देखिए मूर्धन्य वर्ण का, तो इसमें देखिए परिभाषा से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी महत्वपूर्ण क्या होता है इसका एग्जाम्पल। तो जब भी अगर इस तरह का आप लोग को परिभाषा रहेगा तो परिभाषा से ज्यादा फोकस कीजिएगा इसका उदाहरण पे, क्योंकि एग्जामिनर वही से सवाल बनाएगा आपको। ठीक है, उदाहरण में दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा है तो मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, अगर आपको उदाहरण नहीं पता रहेगा तो समझिए कि क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहले होगा ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग में जितना भी आ गया, ठीक है, तो ट वर्ग में क्या क्या आएगा, ट, ठ, ड, ढ, तवर्गीना। अब ये तो हो गया ट वर्ग पूरा। इसके अलावा क्या क्या आएगा वो ध्यान देना होगा। तो इसके अलावा अब क्या आएगा, र आएगा, फिर आएगा री आएगा। अब यहाँ पे मूर्धन्य सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा गया मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धन्य वर्ण कहने का मतलब मूर्धन्य सा हो गया, आपका री शामिल हो गया और रा। और उसके अलावा ट वर्ग, ट वर्ग जितना हो जाएगा, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, तवर्गी न, ये सारा आपका कौन सा वर्ण हो गया, मूर्धन्य वर्ण। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद दंत वर्ण। दंत वर्ण, तो दंत वर्ण होता क्या है, तो यानी जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, किससे हो, दांत से। यानी जब आपका दांत, ठीक है, बोलने वक्त स्पर्श हो रहा है तो समझ जाइएगा वो कौन सा वर्ण आपका कहलाएगा, दंत वर्ण। अब देखिए दंत वर्ण में कौन कौन से शामिल होगा, तो लिखेंगे जिस वर्ण के उच्चारण में उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण जिस वर्ण के उच्चारण दंत के स्पर्श से होता है उसे हम दंत वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जिस वर्ण का उच्चारण आपको किसके स्पर्श से हो रहा था, दांत के स्पर्श, यानी जब बोलने वक्त आपका दांत सट रहा, ठीक है। अब बोलिएगा कोई भी, जैसे कि बोलते हैं ता बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा उसमें जो आपका दांत है, ठीक है, वो जीभ को स्पर्श कर रही है। तो जब दांत एक दूसरे को स्पर्श करेगी, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, तो समझ जाइएगा वो कौन सा वर्ण होगा, आपका दंत वर्ण होगा। अब इसका देखेंगे हम लोग उदाहरण, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो भी टिका हुआ उदाहरण पे ही टिका हुआ। अगर उदाहरण आपको पता नहीं रहेगा तो समझिए क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो हम लोग उदाहरण पे फोकस करेंगे। तो देखिए दंत वर्ण का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जितना भी मतलब कि दांत से बोलने वाला, तो दांत से बोलने वाला आपका पूरा त वर्ग हो जाएगा। त वर्ग, त वर्ग में आपका क्या क्या आएगा, तो त आएगा, थ आएगा,
द आएगा, धा आएगा और ना आएगा। इसके अलावा क्या आएगा, तो देखिए ता के साथ आपका आ जाएगा दंतीसा, दंतीसा बोलते हैं आप, बोलते हैं कि नहीं। फिर ला बोलिएगा, ला, ला में भी आपका दांत स्पर्श हो रहा। तो इतना सारा जो वर्ण है, ठीक है, वो आपका कौन सा वर्ण होगा, दंत वर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी वर्ड मतलब बोलने वक्त आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे ता से बोल रहे हैं हम, तरबूज बोल रहे हैं, ता आ गया उसमें, ता से क्या हो गया आपका जीभ को, मतलब कि आपका जो दांत हो वो स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जब स्पर्श हो रहा है दांत से, तो समझिएगा वो दंत वर्ण होगा। तो इसका परिभाषा आपका सिंपल है। ठीक है, कि जिस वर्ण का उच्चारण दांत से होगा उसको दंत वर्ण बोलेंगे। मूर्धन्य था, जिस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से हो रहा था, मूर्धन्य वर्ण हो गया। और फिर इसका एग्जाम्पल, तो मेन इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल रहेगा याद। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, यहाँ से बोलेगा आपको ता। ठीक है, अब बोलेगा ता का उच्चारण स्थान क्या होगा, ता का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ता का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका, तो कहाँ से ता बोला जा रहा था, दांत से, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, आप दांत मार दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। तो जो भी याद रखना, तो इसमें क्या याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल याद रखिए। ठीक, उदाहरण, अगर उदाहरण नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखें। ठीक है, कौन कौन सा देख लिए उच्चारण स्थान के आधार पर, कंठ देख लिए, तालु का देख लिए, ठीक है, मूर्धा का देख लिए और दांत का देख चुके। अब देखेंगे हम लोग ओष्ठ का। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 5 ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण किसको बोलेंगे, यानी जिस वर्ण का उच्चारण में, ठीक है, आपका स्पर्श क्या हो रहा, ओष्ठ। ठीक है, तो जिस वर्ण का उच्चारण में आपका, ठीक है, ओष्ठ का प्रयोग होगा, उसे हम लोग बोलेंगे ओष्ठ वर्ण। तो ध्यान देना होगा, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जिस वर्ण, जिस वर्ण, यानी जिस वर्ण का उच्चारण में आपको किसका प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ। ओष्ठ कहने का मतलब यहाँ पे ओठ की बात हो रही है। जब जैसे बोलिएगा पा, पा बोलने में आपका क्या हो रहा है, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका परिभाषा वही लिखते हैं। ठीक है, कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण ओष्ठ के स्पर्श से होता है, उसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। यानी जिस वर्ण का उच्चारण आपका ओष्ठ के स्पर्श से होता है, उसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब उदाहरण देखिएगा, क्योंकि सब जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, सारा उदाहरण पे डिपेंड है। अब उदाहरण देखिए, तब सबसे पहले आपका बोलने के लिए क्या चाहिए, प वर्ग पूरा, तो लिखेंगे प वर्ग। ठीक है, प वर्ग में आपका क्या आएगा, प आएगा, फ आएगा, ब आएगा, भ आएगा, म आएगा। इसके अलावा आपका क्या आएगा इसमें, तो हर्षऊ आ जाएगा, फिर आ जाएगा दीर्घऊ। तो इतना सारा जो वर्ण है, ठीक है, जिसका उच्चारण किससे होगा, ओष्ठ से होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, मेन यही एग्जाम्पल ही है इसका। अगर एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसका 6 नंबर, अनुनासिक वर्ण। तो देखिए अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण किसको बोलेंगे, तो जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे अनुनासिक वर्ण। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, जिस वर्ण का उच्चारण, उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है, उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं।
तो याद रखना होगा अनुनासिक, ठीक है। तो अनु जो लड़की होती है, ठीक है, तो लड़की देखिए बोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वो लोग का मतलब नियम है कि कोई भी शब्द जब लड़की प्रयोग करती है तो मुख और नाक दोनों का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा कुछ होगा नू ना करना शुरू कर देगी। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे अनु नाम की जो लड़की है, ठीक है, वो जब कोई भी बात बोलती है, ठीक है, तो उसमें क्या करती है, अपना नाक का प्रयोग करती है, ठीक है। तो मुख के अलावा जिस भाग का प्रयोग किया जा रहा है वो भाग आपका क्या है, नाक। तो अनु नाम की जो लड़की किसका प्रयोग कर रही थी, अपने नाक का, ठीक है, और नाक का प्रयोग करके वो बोल रही थी सामने वाला व्यक्ति को, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनासिका वर्ण, यानी मुख के अलावा इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, नाक का, ठीक है। इसका उदाहरण देखिएगा, तो उदाहरण क्या होगा आपका, ठीक है। तो मतलब हिंदी का जितना भी वर्ण, ठीक है, जो पांचवा अक्षर पे होता है, ठीक है, व्यंजन वर्ण में, जिसमें स्पर्श व्यंजन में पढ़ाया था आपको, तो हो जाएगा आपका आड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर इया हो जाएगा, तवर्गी ना हो जाएगा आपका, ना हो जाएगा, म हो जाएगा। ये सभी क्या आपका पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर, ठीक है, ये सभी आपका पंचमा अक्षर है। इसके अलावा आपका कौन सा होगा, तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, चंद्र बिंदु तथा अनुस्वार, अनुस्वार, ये जो भी लिखवाए हैं, ठीक है, इन सभी के प्रयोग, मतलब कि ये जितना भी अभी लिखवाए, अंगा हो गया आपका, फिर यहाँ हो गया, तवर्गिना हो गया, ना हो गया और मा हो गया, उसके अलावा लिखवाए चंद्र बिंदु और अनुस्वार। तो इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि पंचमाक्षर जितना भी है सब किसमें आ जा रहा है आपका, अनुनासिका। अनुनासिका का मतलब कि अनु नाम की लड़की, ठीक है, तो लड़की जानते हैं जनरली कोई भी बात बोलेगी तो नाक का प्रयोग करेगी, यानी मतलब कि इस तरह से बोलना सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है, कि वो इंसान प्रभावित हो जाए, ठीक है, यानी इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें देखिए चंद्रबिंदु हो गया, फिर उसके अलावा हो गया आपका अनुस्वार, इतना सारा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, कि अनुनासिका यानी अनु नाम की लड़की मुख के अलावा नाक का प्रयोग कर रही है। अब नाक का प्रयोग और मुख का प्रयोग किस किस वर्ण में हो रहा है, इसमें किस किस वर्ण में हो रहा है, तो ये सारा वर्ण आपका ये है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम कंप्लीट करवाएं, ठीक है, वो आपका क्या था, अनुनासिका वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण किसको बोलेंगे, मतलब ठीक है, कि जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, नाक और मुख दोनों से हो रहा था उसे हम लोग बोले थे अनुनासिका। अब देखेंगे जस्ट इसका विपरीत, जिसका नाम है निर्नुनासिका, ठीक है। तो वो देखिएगा 6 तक हो गया, अभी लिखेंगे 7, निर्नुनासिक, ठीक है। तो निर्नुनासिक होगा क्या, इसमें ध्यान देना होगा, वर्ण यानी जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, केवल मुंह से होता हो, जिस वर्ण का उच्चारण केवल मुंह से हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे निर्नुनासिका वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जिस वर्ण का उच्चारण उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण केवल मुंह से होता है उसे हम निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। देखिए इसमें केवल मुंह का प्रयोग होगा, तो मुंह का प्रयोग जो जो वर्ण हो रहा वो सारा हो जाएगा। तो अभी जो लिखवाए थे हम इसके पहले अनुनासिका, तो अनुनासिका यानी मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा था, उसमें पंचमाक्षर हो गया था चंद्रबिंदु और अनुस्वार। तो जो अभी लिखवाए थे उसका एग्जाम्पल, उस सारे एग्जाम्पल को छोड़कर, ठीक है, उस सारे उदाहरण को अगर छोड़ दीजिएगा तो जितना जो भी उदाहरण बचेगा वो किस में आ जाएगा, निर्नुनासिका में। तो इसमें ढेर सारा हो जाएगा, तो हम लिखते हैं आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, ईटीसी कर देते हैं आदि, ठीक है। आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो वर्ण, ठीक है, अनुनासिका में आ गया, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यानी जो उसमें, तो उसमें क्या लिखवाया था, पंचमाक्षर पूरा आ गया था, उसके अलावा चंद्र बिंदु आया आपका, और क्या आया था,
अनुस्वार, चंद्रबिंदु और अनुस्वार। तब वो 2 और 5 पंचमाक्षर वाला हो गया था, तब 5 2 कितना हो गया 7। तब वो याद रखिएगा। अब यहाँ पे हो गया निर्णु नासिका में कि जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, वर्ण का मतलब समझिए कि स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसका उच्चारण केवल मुंह से होता है, उसे हम लोग बोलेंगे निर्णु नासिका वर्ण, यानी नाक का प्रयोग नहीं हो रहा हो। एग्जाम्पल आप लोग देख लिए हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल बाकी जो बच जाएगा तो ठीक है, तो उस 5 को छोड़ दीजिएगा, पंचमाक्षर और प्लस चंद्रबिंदु और अनुस्वार को छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा वो किस में आ जाएगा आपका निर्णु नासिका वर्ण में। अब देखेंगे नंबर 8, दंतौष्ठ वर्ण। तो देखिएगा दंतौष्ठ वर्ण क्या होगा। तो दंत और ओष्ठ यानी जिस वर्ण का उच्चारण दांत और ओष्ठ, ठीक है, दोनों से हो रहा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, ठीक है, वर्ण। यहाँ पे लिखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण दांत, दंत और ओष्ठ, ओष्ठ के मतलब समझ जाइएगा ओठ, यानी जिस वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है उसे हम दंतौष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें ढूंढना है कि वैसा वर्ण, ठीक है, जिनका उच्चारण करने के लिए आपको दांत और ओष्ठ दोनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलेंगे दंतौष्ठ वर्ण। तो इसका एग्जाम्पल ज्यादा कुछ नहीं, एक ही एग्जाम्पल, तो आप लोग याद रख सकते हैं। उदाहरण केवल हो जाएगा आपका ओवा, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल जिसमें सिंगल रहेगा, इस सब क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहता है। तो इस सब एग्जाम्पल पे आप लोग को याद रखना, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के स्थान पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, यानी वर्णों के उच्चारण के आधार पर जो हम मतलब कि वर्ण को, ठीक है, बांटे, उसमें 8 भाग, 8 तक देख चुके हैं, ठीक है, ये होगा आपका 9, क्या होगा 9। अब 9 में आपका कौन सा वर्ण होगा, ठीक है, तो कंठ तालव्य वर्ण, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कंठ तालव्य वर्ण। तो देखिए इसका नाम में ही छिपा है कि जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, कंठ और तालु दोनों से होता है, उसे हम लोग बोलेंगे कंठ तालव्य वर्ण। इसका परिभाषा लिखिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण कंठ तथा तालु की सहायता से होता है, उसे हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। तो देखिएगा कि जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, आपका कंठ और तालु दोनों की सहायता से हो रहा है, उसे आप क्या बोलिएगा कंठ तालव्य वर्ण। तो इसका परिभाषा तो आसान है, नाम में ही छिपा है परिभाषा। उदाहरण एग्जाम्पल मतलब जो इसका होगा उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे उदाहरण, तो उदाहरण इसका ज्यादा नहीं है, ठीक है, 2 ही है, ए हो जाएगा और आपका अ। दोनों का नाम याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कंठ तालव्य हो गया, इसी से रिलेटेड एक और है जिसका नाम है कंठौष्ठ, ठीक है, कंठौष्ठ वर्ण। तो देखिए इसका नाम में ही छिपा क्या, कंठौष्ठ, यानी जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ,
ठीक है, दोनों से होता है उसे हम लोग बोलेंगे कंठोष्ठ वर्ण। अब देखिएगा इसका परिभाषा, जिस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उसे हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो देखिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण, ठीक है, कंठ और ओष्ठ दोनों से होता हो उसे हम लोग बोलेंगे कंठोष्ठ वर्ण। और इसमें क्या आएगा जो ध्यान देना होगा, तो देखते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण में आपका आ जाएगा ओ और तो इसमें भी दो ही एग्जाम्पल है, ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, आपका जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो भेद होता है, ठीक है, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का जो भेद है वो सारा 10 के 10 हम पूरा करवा चुके हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी सवाल आपसे अगर आया एग्जाम में, ठीक है, या आपसे एग्जामिनर पूछ दिया, तो वो आपका सवाल पूरी तरह से बन जाएगा, कहीं भी आपका एक सवाल छूटने वाला नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है जिसमें घोष अघोष और पढ़ना, तो वो अलग उसका टाइप है, ठीक है, तो वो देख लेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, व्यंजन वर्ण का जो भी भेद था, मतलब कि वर्ण का, ठीक है, तो वो सारा हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण किस मतलब कि स्थान से हो रहा था, मुख्य किस स्थान से, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, 10 उसमें बताए हम, ठीक है। अब देखते हैं स्वर तंत्र में श्वास कंपन के आधार पर, ठीक है, व्यंजन वर्ण के भेद, ये कितने होते थे, इसमें होते हैं 2, तो याद रखिएगा इसका 2 होगा। वो कौन कौन सा होगा, पहला होगा आपका घोष या सघोष, दूसरा होगा आपका आघोष, आघोष। तो एक हो गया घोष या साघोष, दूसरा हो गया आघोष। तो एक का परिभाषा अगर याद रहेगा तो दूसरा का परिभाषा उसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि घोष या साघोष होता क्या है। तो नंबर 1 लिखेंगे घोष या सघोष। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि स्वर तंत्र में श्वास कंपन के आधार पर, ठीक है, व्यंजन वर्ण के भेद, तो परिभाषा भी होगा तो कुछ इसी से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं हम लोग इसका परिभाषा। तो लिखेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बना हुआ है, श्वास के कारण स्वर तंत्री में कंपन होता है उसे हम घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए घोष या सघोष किसे कहेंगे, तो जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास के कारण स्वर तंत्री में कंपन होता है। कंपन होने का मतलब कि मतलब उसमें, ठीक है, झंकृत होना, ठीक है, होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे घोष या सघोष। तो ध्यान देना होगा इसका उदाहरण में क्या क्या आएगा वो ध्यान देना है। तो देखिए उदाहरण में याद रखना होगा। तो घोष, अब कहीं भी जाते हैं आप लोग, ठीक है, मैच वगैरह खेलना, तो वहां पे देखते हैं कि जब भी नारा लगता है, ठीक है, या कुछ भी स्टार्ट होता है 3 के बाद ही स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 बोलते हैं, उसके बाद मैच स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है, घोष या सघोष। तो घोष यानी जो नारा लगता है, ठीक है, जय घोष का,
तो वो कब लगेगा, 3 के बाद ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग भी स्टार्ट करेंगे किससे, 3 से। तो किसी भी वर्ण का, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर, तो पहला में ले लीजिए, ठीक है, ग, घ, अड़ा, ठीक है, फिर हो जाएगा ज, झ, इया, फिर ट में आपका कौन सा होगा, ट, ठ, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, तवर्गीना, फिर हो जाएगा द, ध, न, फिर क्या होगा आपका ब, भ, म। इसके अलावा और क्या होगा, ठीक है, तो हिंदी के 2 अपने व्यंजन होते हैं, वो भी इसी में शामिल होगा, ठीक है। वो कौन कौन सा होगा जो ध्यान देना है, एक होगा सड़क वाला अड़ा, ठीक है, फिर होगा आढ़ा पढ़ना वाला। इसके अलावा इसमें आएगा आपका या, र, ला, और आ जाएगा आपका हाँ। तो इतना किस में आ गया आपका, घोष में, ठीक है। तो याद रखना होगा कि जब घोष या घोष का जमीनी जब नारा आप लोग को लगाया जाता है तो 3 के बाद लगता है। इसमें तीसरा चौथा पांचवा शामिल हो रहा है, 3 4 5 सबका तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। और फिर लास्ट में याद रखना कि हिंदी के 2 अपने व्यंजन इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है, या हो गया, रा हो गया, ला और हा। और जितना भी स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण मतलब सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, स्वर वर्ण पूरा इसी में आ जाएगा, इसी में होगा। ती हो गया आपका घोष या सघोष। अब इसके विपरीत क्या है आपका आघोष। तो आघोष क्या होगा, जस्ट इसका विपरीत है, तो लिखेंगे सेकंड, वो ज्यादा कुछ आपका नहीं है। आघोष देकर डैश देंगे, तो लिखेंगे जिस वर्ण का उच्चारण में श्वास के कारण देखिए सेम टू सेम जा रहा, खाली यहाँ पे कंपन नहीं होगा, श्वास के कारण स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, तो नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, घोष। उसे हम घोष, घोष नहीं अघोष, उसे हम अघोष कहते हैं। अब देखिए तो इसमें तो तीसरा चौथा पांचवा शामिल हो गया था उदाहरण, तो इसमें कौन हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो लिखेंगे उदाहरण में, ठीक है, का होगा, ख होगा, ठीक है, फिर होगा चा, छा, फिर हो जाएगा टा, ठा, फिर हो जाएगा ता, था, फिर होगा आपका पा, फिर पा। अब बच रहा था कौन सा, आपका तलबी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा, ये तीनों बच रहा था, तीनों लिख दीजिए, तलब सा, मूर्धनी सा, डंटी सा। ये हो गया कंप्लीट पूरा, ठीक है। तो इसमें अगर एक आपको याद रहा घोष, तो दूसरा घोष डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका कंप्लीट हो गया इन्हीं स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर, ठीक है। व्यंजन वर्ण का जो 2 भेद था, दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 2 और बच रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट करवा देंगे, तो आज मेरा वर्ण चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक है, दिस इज लास्ट टॉपिक, यानी इस चैप्टर का हिंदी व्याकरण का जो अभी चैप्टर हम पढ़ा रहे थे जिसका नाम था वर्ण विचार, इसका ये लास्ट, ठीक है, टॉपिक है। इससे मतलब कि जो क्वेश्चन बनेगा लास्ट इसी से बनेगा, उसके बाद अब क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक इसमें बचा नहीं है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखा कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद, इसका 2 भेद होता है, ठीक है। लिखेंगे कि श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद, 2, ठीक है। नंबर 1 में आपका हो जाएगा अल्प प्राण, दूसरा हो जाएगा महाप्राण, महाप्राण। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसे बोलेंगे, ठीक है, तो जिस वर्ण का उच्चारण में, ठीक है, श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलता हो, तो जब कम मात्रा में श्वास वायु बाहर से आएगा, ठीक है, अंदर से,
तो समझिएगा वो होगा आपका अल्प प्राण। ठीक है, तो लिखेंगे परिभाषा कि जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में, कम मात्रा में बाहर निकलती हो, उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि नहीं, जिस वर्ण का उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में, श्वास ब्रैकेट में वायु, ठीक है, कम मात्रा में जब बाहर निकलेगा तो समझिएगा, ठीक है, वो क्या है आपका अल्प प्राण। अब देखिए कौन कौन सा, ठीक है, वर्ण जिसका उच्चारण करने में आपको बाहर, ठीक है, श्वास बहुत कम मात्रा में निकलती हो, तो देखेंगे उदाहरण। तो इसमें हो जाएगा, ठीक है, वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर का होगा आपका गा हो जाएगा, फिर अड़ा, फिर हो जाएगा चा, जा, इया, फिर हो जाएगा टा, डा, तवर्गीना, फिर हो जाएगा ता, दा, ना, फिर हो जाएगा पा, बा, मा। इसके अलावा कौन सा होगा? तो हिंदी के दो अपने व्यंजन, उसमें से एक आएगा आपका, ठीक है, अड़ा वाला आएगा, फिर हो जाएगा आपका या, रा, ला, उबा। इन्हीं इतना सारा व्यंजन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे अल्प प्राण। इसमें से, ठीक है, एक आपको एग्जांपल देगा, बोलेगा कौन सा अल्प प्राण, तो याद रखिएगा पहला, तीसरा, पांचवा, ये सब जैसे का बोलिएगा, का बोलने में कम समय लगेगा, लेकिन जैसे बोलिएगा खा, तो उसमें थोड़ा सा जोर ज्यादा दे रही है, अंदर से जो श्वास वायु, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है, इसलिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण। तब देखेंगे सेकेंड, जिसका नाम है महाप्राण, तो लिखेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु, श्वास वायु अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण इसका जस्ट जो बचा हुआ है इसमें से वही बचा होगा इसका उदाहरण, तो लिखेंगे हम लोग उदाहरण। इसमें हो जाएगा दूसरा और चौथा, खा हो गया आपका, फिर हो जाएगा घा, फिर हो जाएगा छा और झा, फिर हो जाएगा आपका ठा और ढा, फिर हो जाएगा आपका कौन सा था और धा, फिर हो जाएगा भा और था और भा, हा और भा। इसके अलावा अब देखिए कौन सा बच रहा है, तो हिंदी के दो अपने व्यंजन, जिसमें से एक यहाँ पे लिख दिए, एक और बच रहा, ठीक है, अढ़ा। उसके अलावा या, रा, ला, ओबा लिख दिए, तो बच रहा कौन सा, तलब्बी सा, मूर्धन्य सा, डंटी सा और हा। तो इतना हो गया आपका कंप्लीट। तब महाप्राण किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकल रही हो, ठीक है, तो वो व्यंजन आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण। अब इसको बोलने में थोड़ा सा आपका जब भी मतलब बोलिएगा तो सांस जो आपका अंदर से, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है। जैसे बोलिएगा खा, तो खा बोलने में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण इसको में से थोड़ा श्वास वायु जो आपके अंदर से, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है।
इसलिए से हम लोग क्या बोले, महाप्राण। तो आज आप लोग का चैप्टर जिसका नाम था वर्ण विचार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इतना अगर आप लोग का कंप्लीट रहेगा तो एग्जाम में से जो भी क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। जो दोस्त आपके मतलब इच्छुक है हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए, वो चाहते हैं कि हम फ्री में हिंदी व्याकरण पढ़ें, तो वो हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो विथ ज्ञान, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप फ्री में मतलब कि इस क्लास का फायदा उठाएं। थैंक यू।